गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा क्लास में पढ़ लिया है और सर्वनाम ऑनलाइन के माध्यम से। तो आज हम लोग विशेषण पढ़ते हैं, ठीक है। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे नीला कमल, ठीक है। दुबला आदमी, काला घोड़ा आदि, ठीक है। काला घोड़ा आदि। तो यहां पर नीला कमल में नीला विशेषण है, दुबला आदमी में दुबला विशेषण है और काला घोड़ा में काला विशेषण है। क्योंकि कमल की विशेषता यह है कि वह नीला है, आदमी की विशेषता है कि वह दुबला है, घोड़ा की विशेषता है कि वह काला है, ठीक है। और इसके बाद इसके भेदों को देखते हैं। इसके 4 भेद हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। ये 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, धर्म, स्थान, काल आदि विशेषणों का बोध होता है। सार्वनामिक विशेषण से तो जो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उन सर्वनामों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। फिर इसके बाद संख्यावाचक विशेषण है, तो जिस संख्या से विशेषण का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह भी कह सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, पलट सकते हैं, मतलब वही निकलेगा कि जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में जिस विशेषण से परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा तो हमने समझ ली है, मगर हम लोग लिखेंगे और इसके उदाहरण भी लिखेंगे साथ में। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हो सकती है जिस विशेषण से गुण, दोष,
दशा, अवस्था, रंग, आकार, स्थान, काल आदि का बोध उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे उपर्युक्त उदाहरण जो भी है सब गुणवाचक विशेषण है। जैसे पके आम, ठीक है, पीला फूल, ठीक है, मोटा लड़का आदि। इसके बाद दूसरा जो भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा में यह हम लिख सकते हैं, जो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे, जो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी ठीक है, यहां पर वह क्या है, विशेषण के रूप में है, सर्वनाम है मगर विशेषण के रूप में है। यह लड़का, यहां भी यह विशेषण के रूप में है। ठीक है, जो आदमी आदि। तो यहां पर जो भी सर्वनाम है ये सब विशेषण के रूप में है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आता है तो वह सर्वनाम विशेषण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, प्रयुक्त होता है। जब भी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए तो समझना चाहिए कि वह सर्वनाम विशेषण के रूप में है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल विशेषण के रूप में नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल विशेषण के रूप में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे है 3 नंबर में संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण
तो सिर्फ संख्यावाचक ही लिखते हैं। इसकी परिभाषा में यह कहा जा सकता है कि जिस विशेषण से संख्या का बोध, जिस विशेषण से संख्या का बोध उसे, जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे दो लड़के, चार गायें, ठीक है, पहला विद्यार्थी, ठीक है, आदि। इसके भी दो भेद हैं, इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं निश्चित संख्यावाचक की परिभाषा। निश्चित संख्यावाचक की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा हो सकती है, जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो, ठीक है। जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर में लिखा गया है वह सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, पहला आदमी, बुगना, बुगना नहीं है, बुगना छोड़ देते हैं, पहला हो गया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी चप्पल, एक दर्जन केले आदि।
ठीक है। इसमें भी निश्चित संख्यावाचक के कई रूप हमारे सामने आते हैं। जैसे पहला हो जाएगा गणनावाचक। गणनावाचक ठीक है। दूसरा क्रमवाचक। तीसरा आवृत्तिवाचक। चौथा संग्रहवाचक। पांचवा समुदायवाचक। ये 4 5 5 6 रूप है। तो गणनावाचक में जैसे किसी भी संख्या को हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये गणनावाचक के उदाहरण है 1 2 3 आदि। ये पूर्णांक बोधक है। इसके भी दो भेद हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। जैसे कि इसमें भी देर हो सकते हैं, ढाई हो सकते हैं, सवा हो सकते हैं, है ना। तो उसको अपूर्णांक बोधक कहते हैं। गणनावाचक के अंतर्गत विशेषण के रूप में आता है। क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि, ये सब विशेषण के रूप में आएंगे। फिर आवृत्तिवाचक में हो जाएगा दोगुना, तिगुना, चौगुना आदि। ठीक है। इसके बाद आप संग्रहवाचक में देखेंगे तो संग्रहवाचक के अंतर्गत हो जाएगा जैसे चारों, पांचों, सातों, आठों आदि। इसका आशय यह होता है कि उस समूह में जितने लोग हैं उन सबका बोध होता है। ठीक है, सभी का बोध हो जाता है। जैसे कि अगर 4 ही आदमी हैं तो उन्हें बुलाना है तो कहा जाता है कि चारों आदमी आ जाएंगे। लेकिन यह कहा जाए कि 4 आदमी आ जाएंगे तो यह मतलब नहीं निकलता है कि वहाँ पर 4 ही व्यक्ति हैं। चारों आदमी आ जाएंगे ऐसा कहने से यह बोध हो जाता है कि वहाँ पर 4 ही लोग हैं, चारों आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला जो भेद है वह है आपका समुदायवाचक। समुदायवाचक के अंतर्गत आएगा जैसे जोड़ी। ठीक है, 2 जोड़ी हम कह सकते हैं चप्पल, नहीं 2 दर्जन, 2 दर्जन कुछ भी हो सकता है आदि। एक और इसमें आता है जिसको विप्सावाचक कहा जाता है। एक और आता है विप्सावाचक कहा जाता है। तो उस विप्सावाचक के अंतर्गत यह कह सकते हैं जैसे कि कहीं भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, आज सभी को कुछ सामान देना है तो हम कहते हैं कोई सामान जैसे 2-2 सभी को दे दिया जाए, 5-5 सबको दे दिया जाए, तो उसको विप्सावाचक कहते हैं। ठीक है।